हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का दो मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे और इस मॉडल पेपर को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करिएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो उसके आंसर्स को आप कहीं बुक वगैरह से देख देख के लिखिए। वैसे मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या लिखना है, क्या उसमें चीजें डायग्राम वगैरह बनानी है, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो बी अटेंटिव, बी केयरफुल एंड रिग्रेस स्टडी आप अभी करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में रहेगा कि 20 एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू में हो सके तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, वन वर्ड आंसर हो जाए, तो उस तरीके का हम लोगों ने मॉडल पेपर तैयार किया है। आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 7 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 11 में से कोई 10 बनाना है, 7 लॉन्ग क्वेश्चन में कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, एक एक क्वेश्चन स्किप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। और हो सके तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में आने को चांसेस हैं, ठीक है। और यदि इसी सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को यहाँ तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद आंसर चाहते हैं कि सारे का आंसर भी मिल जाए, ठीक है, तो आप हमारे उदित फार्मेसी की एप्लीकेशन ऐप पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को विजिट कर सकते हैं। वहां पे हम लोग पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा लाइव आकर के सारे आंसर्स को भी, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू। ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो वो क्या कहलाता है, बताइए। ऑर्गन, मसल, बोन या फिर टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका कि स्ट्रक्चर और फंक्शन समान हो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए हिंदी में कहें तो उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क। कौन सा ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। मेमरी ग्लैंड को ही हम लोग, माँ का स्तन जो होता है वही मेमरी ग्लैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, डैश इज द बोन ऑफ आर्म। आर्म के बोन कौन से है, आर्म यानी बाजू, ये कहते हैं ना डोले, है ना, इसको डोले कहते हैं ना, ये इसी का बाजू का हड्डी किस कौन सा है वो दिखाना है। तो आपका ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला, नन। तो आपका जो ह्यूमरस हड्डी है, ये वाला जो हड्डी होता है यहाँ वाला, यहाँ तक हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। तो आर्म की हड्डी क्या हो गई, ह्यूमरस हो गई। और ये हमारा फोर आर्म कहलाता है। फोर आर्म की हड्डी कौन कौन सी होती है, रेडियस एंड अल्ना। और रिस्ट की हड्डी कौन सी होती है, तो कार्पल, है ना, कार्पल, ठीक है। कार्पल हड्डी को हम लोग रिस्ट बोन कहते हैं, यानी कलाई की हड्डी, ओके। तो ध्यान रखिएगा। और जो ये हमारा फीमर है, वो फीमर क्या कहलाता है, थाई बोन, जांग की हड्डी, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। और स्कैपुला कहाँ होता है, ये धवना है ना, शोल्डर, शोल्डर ब्लेड क्या कहलाता है, हमारा स्कैपुला ही तो कहलाता है। फिर ईसीजी डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ। ईसीजी जो है आपका किसका डिसऑर्डर, ईसीजी का जो, सॉरी ईईजी लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि ईसीजी होना चाहिए। तो ईसीजी जो डायग्नोसिस होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो किसके डायग्नोसिस के लिए, किस चीज के डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। ईसीजी किसको कहते हैं, याद है, कुछ इस तरीके से होता है, आप यदि जानते होंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये हमारा क्या होता है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव। तो इस तरीके से ईसीजी होता है। तो ये किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन जीआईटी। जीआईटी यानी क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहे तो आहार नाल, जो कि मुंह से स्टार्ट होकर के एनस तक जाता है, यानी गुहा तक, गुदा द्वार तक जाता है, ठीक है। तो इस चीज जो हमारा आहार नाल है, इसमें जो मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट का नाम क्या है, सिक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टाल्सिस या नन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि आपका जो इसोफेगस में मूवमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि यहाँ पे फूड आया तो यदि चिपकेगा तो खाना आगे बढ़ेगा। खाना को आगे बढ़ाने के लिए, भोजन को आगे बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जीआईटी में जो मसल्स हैं उसमें मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द इनर ईयर इज कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। जैसे ये हमारा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, ये ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ तक तो एक्सटर्नल ईयर हो गया। यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ना, जो कि कान का पर्दा होता है। यहाँ पे मिडिल ईयर है, जहाँ की कान की तीनों हड्डी होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेपस।
और यहाँ पर से आपका होता है इस तरीके से कॉक्लिया, और यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है, कौन सा, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। हाँ देखिए हमारा कान 3 पार्ट्स में बताता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आपका कान का ये जो पिन्ना है ऑडिटरी कैनाल तक आता है आपका क्या, एक्सटर्नल ईयर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया, कान का पर्दा, प्लस मिडिल ईयर में आपके कान की तीनों हड्डी होती है, और जो इनर ईयर है वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है और कॉक्लिया होता है। तो यहाँ जो वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है वो इक्विलिब्रियम का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, इक्विलिब्रियम का काम। हमारे कान का काम क्या है, सुनना, हियरिंग करना, प्लस इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, हमारे बॉडी को बैलेंस बना करके रखना, वो कान का ही काम है, ठीक है, कान के इनर ईयर के पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंटीकोएगुलेंट व्हिच इज यूज्ड इन विवो एंड इन विट्रो। सीधा समझिए कि एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है हमारे ब्लड में। हमारा ब्लड में जो कोएगुलेंट फैक्टर है वो तो आप जानते हो जो कि रक्त को थक्का कर देता है कहीं कटने छटने पर, लेकिन जो हमारे बॉडी में ब्लड है तो वो खुद थक्का क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है। और वो कौन सा एंटीकोएगुलेंट है भैया, हिपैरिन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिपैरिन, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन यानी पेशाब, पेशाब में क्या आता है जो कि एबनॉर्मल आता है, बताइए। प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। तो यूरिन में प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज तो एबनॉर्मल ही है ना, नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन वगैरह थोड़ी आएगा। यूरिन से यदि प्रोटीन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट एबनॉर्मल है, उसको कोई डिजीज है ना। तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द सेंसरी नर्व ऑफ हियरिंग। हियरिंग का कौन सा नर्व है, तो क्रेनियल नर्व आपको पता होगा, है ना। क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं भैया, 12 पेयर होते हैं, और 12 पेयर का नाम हमने बताया था ट्रिक, याद है, ऊटा फेगवा, ट्रिपल ओ डबल टी ए एफ ए जी जी भी ए एच होता है, इस तरीके से ट्रिक होता है ना, ऊटा फेगवा। इसमें जो 8वां नंबर पे नर्व है, 8वां नंबर पे जो नर्व होता है ऑडिटरी नर्व, जिसको हम लोग कॉक्लियर नर्व कहते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हियरिंग के लिए कौन सा नर्व है, तो क्रेनियल नर्व का जो 8वां पेयर है, कौन सा, 8वां पेयर, 8th पेयर जो होता है वो क्या आंसर होता है, ऑडिटरी नर्व होता है। कौन सा होता है, ऑडिटरी नर्व होता है, याद रखिएगा कौन सा होता है, ऑडिटरी नर्व। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वेस्टिब्यूलर नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व भी, सॉरी ऑडिटरी नर्व, इसी को हम लोग कॉक्लियर नर्व कहते हैं, कॉक्लियर, कॉक्लियर, हाँ कॉक्लियर नर्व कहते हैं शायद, ठीक है। ऑडिटरी नर्व याद रखिए, सीधा ध्यान रखिएगा, ऑडिटरी नर्व और कॉक्लियर नर्व उसी का नाम होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑडिटरी नर्व है वो हियरिंग का काम करता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी, सांस ले, सॉरी आपका सुगंध का काम करता है, स्मेल का काम करता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्टिक, देखने में हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ द एबव। होता क्या है हियरिंग के लिए, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू डाई हार्ट। हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है बताइए, पल्मोनरी आर्टरी या फिर हिपैटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, ब्लड को, हार्ट को ब्लड, जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है कोई दूसरी आर्टरी, लेकिन हार्ट के लिए स्पेशली क्या है, कोरोनरी साइनसेस है ना, उसमें कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन आता है, जो कि हार्ट को ऑक्सीडेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगा, कोरोनरी आर्टरी, है ना। चलिए अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कहता है, डैश इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हमारा जो गर्दन फूल जाता है, गर्दन के पास कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, और ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, यानी घेंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। तो ग्वाइटर इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, घेंघा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन द मसल्स। किस मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, सॉरी स्केलेटल मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल जो होता है स्ट्रक्चर, उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखेगा। जैसे कार्डियक मसल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इस तरीके से दरार पाया जाता है, यही होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो वो किस में पाया जाता है, कार्डियक मसल में, ध्यान रखिएगा कार्डियक मसल में क्या पाया जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर टाइप्स ऑफ बोन्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि बोन का 2 टाइप का नाम लीजिए, जैसे कि फ्लैट बोन एंड शॉर्ट बोन, है ना। फ्लैट एंड शॉर्ट आर द टाइप ऑफ बोन, जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है ना, इस तरीके से हो सकता है बोन्स का टाइप। इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिखिए, आपके एग्जाम में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आंसर कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। तो मल्टीपल आंसर होते हैं, उसके कुछ भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन टेक्स प्लेस एट,
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक यदि इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है तो उस स्पेस को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन जहां कनेक्ट होता है उस जंक्शन को ही क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो हमारे ब्रेन में हिंड ब्रेन का पार्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर एंड वेसोमोटर सेंटर। 3 सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। तो 2 आपको लिखा हुआ है, कार्डियक एंड वेसोमोटर। तो आपका एक आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सेंटर। फिर एट द 2 मेन काउज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक आर। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब समझते हो क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में कब आता है? जब आपका ब्लड वॉल्यूम, जो आपका बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाए, यानी ब्लड लॉस हो जाए। ये 2 केस में होता है, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए कहीं एक्सीडेंट वगैरह में, या तो बर्न हो जाए, पूरा बॉडी बर्न हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है सूख जाता है, तो उस समय हाइपोवोलेमिक शॉक आ जाता है। ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक 2 कारण से आता है, एक बर्निंग यानी जल जाने के कारण, दूसरा आता है एक्सट्रीमली ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज सिचुएटेड इन द। हमारा हार्ट का जो पेस मेकर है किसको कहते हैं? एसए नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड, वो कहां प्रेजेंट होता है? तो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा किस तरीके का होता है, कुछ हमने बताया था आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, है ना। ये इस तरीके से हार्ट है ना। इसमें ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट एट्रियम के टॉप पर प्रेजेंट होता है। कहां होता है? राइट एट्रियम के टॉप पर। तो वहीं लिख देंगे टॉप ऑफ द राइट एट्रियम इन द, कहां सिचुएटेड, कहां होता है? टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। ओके। पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, जो कि आप टाइम से सोएंगे, टाइम से जगेंगे, वो सारी चीजें कौन कोऑर्डिनेट करता है? पीनियल ग्लैंड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इज मेड बाय, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। अब ब्लड में भी पूछ लेगी ब्लड में किसके द्वारा होता है, बताओ भैया। तो हीमोग्लोबिन लिख दो, है ना, हीमोग्लोबिन लिख दो। ओके। चलिए, डैश टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। यदि यूरिन में ब्लड आ जाए तो उसके टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरिन का टेस्ट यूरिनलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिनलाइसिस। यूरिनलाइसिस, यूरिन का एनालिसिस, यूरिन प्लस एनालिसिस वर्ड मिलकर के यूरिनलाइसिस हुआ। यूरिनलाइसिस टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग ब्लड में यदि यूरिन आ गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक अच्छा सा डायग्राम बनाइएगा, है ना, और सारे पार्ट को जरूर दिखाइएगा। उसमें जो सेल बॉडी क्या है, न्यूक्लियस कहाँ है, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सोन क्या है, माइलिन शीथ क्या है, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। बस नाम लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेवलिंग अच्छे से करिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है। गिव द फंक्शन, अभी सबका डायग्राम कहाँ मिलेगा? तो भैया अगर आपको देखिए शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या तो आप गूगल वगैरह यूज करके करिए, नहीं तो आप उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को देखिए, वहां पे सारा क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है सारे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में। ठीक है। बहुत अच्छे से सब चीज करवाया हुआ है। गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम का फंक्शन लिखना है। 2-2 लाइन सबके बारे में लिख दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेल में एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम यही ना माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसीलिए कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल लिखिएगा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगे। सेल गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो पैकेजिंग करना। पैकेजिंग करना, हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो भी फॉर्म होता है उसका पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। लाइसोसोम क्या करता है? हाइड्रोलेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जिस वजह से सेल का जो भी चीजें डाइजेस्ट करने का काम होता है वो लाइसोसोम में होता है। और यहाँ तक कि सेल का ऑटो डाइजेशन भी लाइसोसोम ही करता है। ऑटो डाइजेशन मतलब सेल खुद अपघटित होना चाहता है तो उसको भी लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के तीनों टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। 3 टाइप्स होता है, बताइए कौन कौन सा टाइप्स होता है? तो एक होता है, एक सेकंड क्या हो गया, रुक जाइए, होता है कभी कभी होता है, टेक 1 सेकेंड, घबराने वाली कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, कार्टिलेज के तीनों टाइप को एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। चलिए, कार्टिलेज के तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो पहला टाइप क्या होता है बताइए भैया? हाइलाइन कार्टिलेज, वो लिख दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। दूसरा क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज, है ना, उसके बारे में लिख दीजिए। तीसरा क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज, क्या होता है?
फाइब्रस कार्टिलेज, इसके बारे में एक दो लाइन लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल तीनों के बारे में दो दो लाइन जरूर लिखिएगा। जैसे कि स्केलेटल मसल नाम से पता चला स्केलेटन के आसपास होता है, यानी हमारे कंकाल तंत्र के आसपास होता है, और ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए। आपका मन है हाथ पैर मिला रहे, फैला रहे, किसी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जिसे जिम व्यायाम कर रहे हैं, ये सब क्या स्केलेटल मसल्स का काम है ना। इसका लोकेशन हमारे हड्डी के नजदीक में होता है ना, और ये वॉलंटरी होता है। और स्मूथ मसल क्या होता है, हमारे इसोफेगस, स्टोमक वगैरह में जो प्रेजेंट है मसल्स, वो स्मूथ मसल है, इंटेस्टाइन का मसल। आपका मन करेगा, आप क्या बाबा रामदेव हैं, आपको हम कहेंगे कि पेट का जो स्टोमक है, स्टोमक का मसल्स को कंट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए, आप कर पाएंगे नहीं ना। वो बाबा रामदेव कैसे कैसे घुमा लेते हैं पेट को, बात अलग है, लेकिन वो इनवॉलंटरी चीजें हैं, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि उसको कंट्रैक्ट कर लेंगे, उसको रिलैक्स कर लेंगे, है ना। तो वो चीज, उसका पोजीशन स्मूथ मसल्स हो गया, तो ये इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक मसल यानी हार्ट मसल, ये भी इनवॉलंटरी होता है, और ये नॉन फैटिजियल होता है, कभी थकता नहीं है ना। जिस दिन दिल थक गया ना, है ना, उस दिन राम नाम सत्य है, गद्दा बड़ा मस्त है वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गिव द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के दो तीन फंक्शन बताइए। दो तीन फंक्शन में आप पहला फंक्शन ये लिख सकते हैं कि ये बॉडी का फ्रेमवर्क का काम करता है। दूसरा फंक्शन आप ये बता सकते हैं कि बॉडी का स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, शरीर में मजबूती भी देता है, प्लस हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका हो गया डिस्कस रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करना है। जैसे अचानक से किसी मोमबत्ती जल रहा है, गर्म है, वहां पे हाथ डालने, अचानक से गर्म लगा, तुरंत से हाथ हटाते हैं, यही तो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो कोई भी स्टिमुलाई को इनवॉलंटरीली तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं, तो यही रिफ्लेक्स एक्शन है। वो एक डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये सब तो अच्छे से जानते होंगे। ब्लड को एक चार्ट बनाना है ना, ऐसे लिखना है ब्लड, ऐसे ऐसे, इधर लिख दीजिए प्लाज्मा, इधर लिख दीजिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। वो सब चीजें अच्छे से लिखिएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है ना। प्लाज्मा में अब प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा क्या कहते हैं, प्लस वाटर होता है मैक्सिमम। वो सब चीजें परसेंटेज के साथ अच्छे से चार्ट बना के दे दीजिए, अच्छा नंबर मिल जाएगा। कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। तो कार्डियक साइकिल उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो टाइम पीरियड के अंदर एक बार पूरा हार्ट बीट होने के दौरान जितना भी इवेंट होगा, जो भी चीजें होगी, सब कार्डियक साइकिल के अंतर्गत होगा, जो कि 0.8 सेकेंड का होता है। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ सेलाइवा। सेलाइवा के फंक्शन, मुंह में लार है, वो उसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है, तो सबसे पहले तो आपका जो खाना है उसको लुब्रिकेट करता है, ताकि वो अच्छे से इंटेस्टाइन में जाए। लुब्रिकेट करने का काम करता है, यानी कि चिपचिपा करता है। दूसरा काम क्या है कि जो खाने में छोटे मोटे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इसमें लाइसोजाइम वगैरह पाया जाता है, वो उसको मारने का काम करता है। तीसरा काम, इसमें सेलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन लगभग कर देता है। 30% स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है ना। गिव द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपका जो ये थायराइड ग्लैंड है ना, इस थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पूछ रहा है, क्या होता है। ये T3 T4 हार्मोन रिलीज करता है ना, थायरोक्सिन T4 हार्मोन को कहते हैं। ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, मेंटल डेवलपमेंट करता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ आई और ईयर। या तो यहाँ पे ईयर लिखना चाह रहा है, कार नहीं, या तो आंख का या तो कान का आप लेवल्ड डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से एक गूगल पे डायग्राम सर्च कीजिए और देख करके याद कर लीजिए। आई ईयर का डायग्राम वगैरह क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजिंग लेवल डायग्राम। तो डायग्राम जैसे क्वेश्चन में लिख दिया, यानी नंबर अच्छा मिलने के चांसेस हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए जिसमें कि 2 लंग्स हो, एल्वियोलाई हो, ट्रैकिया हो, ब्रोंकाई हो, नेजल कैविटी वगैरह सब चीजें दिखाइए, और हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से लिखिए। जैसे नेजल कैविटी के बारे में लिखें, फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बारे में लिखिए, फिर लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स के बारे में लिखिए, फिर ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वियोलाई आता है। हर एक के बारे में 2-2 4-4 लाइन लिखेंगे, 2 पेज हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के वेरियस पार्ट को डिस्कस करना। एक डायग्राम जरूर बना दीजिए, बोला चाहे नहीं बोला। आप 2 किडनी बनाएंगे इस तरीके से, है ना। 2 किडनी के बाद ये यूरेटर निकाल देंगे, और यूरेटर किस में हो जाता है, ब्लैडर में कनेक्ट हो जाता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा आ जाता है। इस तरीके से जरूर सारे के बारे में लिखेंगे, किडनी के बारे में लिखेंगे, यूरेटर के बारे में लिखेंगे, ब्लैडर के बारे में लिखेंगे थोड़ा। और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द जीआईटी।
जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड मतलब वो होता है जो कि डायरेक्टली डाइजेशन में तो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन उसके बिना डाइजेशन हो भी नहीं सकता है। एक्सेसरी यानी मददगार होता है। जैसे आप फोन चलाते हैं, फोन के लिए एक्सेसरी चीज क्या है? चार्जर है। बिना चार्जर के फोन चल सकता है, लेकिन कितना देर तक? डिस्चार्ज होएगा तो फोन को चलने के लिए फिर से चार्जर की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से डाइजेशन तो हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके बिना ज्यादा देर तक सही प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया। ये सब डायरेक्टली डाइजेशन तो नहीं करता है, फूड वहां थोड़ी जाता है, लेकिन क्या होता है, गॉल ब्लैडर में खाना थोड़ी जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर से कुछ ऐसे एंजाइम तो नहीं निकलता गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से ऐसे कुछ हैं, गॉल ब्लैडर में बाइल होता है ना, जो कि खाना को पचाए, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर प्लस सेलिवरी ग्लैंड, चारों के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के इंटरनल स्ट्रक्चर, यूट्रस का एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए इस तरीके से कुछ, है ना। इससे मैं तो यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, मेरा तो पेन नहीं है, मेरे पास पेन टेप है, तो इतना अच्छा से नहीं बन पाता है ना। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब दिखाइए, यहाँ पे क्या दिखाइए, ओवरी दिखाइए, है ना, सब चीजें पार्ट वगैरह दिखाइए। फेलोपियन ट्यूब कौन सा है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, सब चीजें दिखा दीजिएगा, ठीक है। डिस्कस द फिजियोलॉजी एंड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है प्रॉपर, और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी फिजियोलॉजी को लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे देखिए आप नर्वस सिस्टम यहाँ पे समझिए। नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल में कौन कौन सा आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलेगा, पेरिफेरी नाम है, तो क्रेनियल नर्व, क्या, क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व, क्या, स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काम आ गए। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है। अब कौन कौन सा होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल होते हैं, जो आपका बॉडी का वॉलंटरी फंक्शन है वो कंट्रोल होगा। ऑटोनोमिक में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन है, वो क्लियर कंट्रोल होगा। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जैसे कि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल है कि आपको कोई कुत्ता दौड़ा दिया, ठीक है, आपको कोई कुत्ता दौड़ा दिया, तो उस समय आपके लिए इमरजेंसी कंडीशन होगा, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होगा, आपका सांस लेने का दर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस समय जो आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस कर रहा है। जबकि आप जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आराम से सो रहे हैं भैया, मस्ती से, तो उस समय जो आपका बॉडी का इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है। यही इस दोनों के बारे में अंतर समझाना है। इस तरीके से एक चार्ट बना दीजिएगा, दोनों के बारे में 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टर्म्स को, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको भी एक्सप्लेन कर पाए, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टर्म को। जैसे 7 क्वेश्चन है, 7 में से कोई 6 ही बनाना था, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या आता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारा बोन का जो टिश्यू है, बोन का टिश्यू है, वो डिजेनरेट होने लगता है, हमारा बोन फ्रेग्राइल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आसानी से फ्रैक्चर्स वगैरह आने लग जाते हैं। कोई भी बोन में आसानी से फ्रैक्चर आ जाएगा, वो कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। एंजाइना पेक्टोरस का क्या कहलाता है, एंजाइना पेक्टोरस कब कहलाता है, जब हमारे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं मिल पाता है, तो उसमें हमारे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है ना। तो उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना पेक्टेंस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो आपका जो बॉडी में ब्लड है वो नॉर्मली कोएगुलेट नहीं होता है, वो बॉडी से बाहर आने के बाद कोएगुलेट होता है, थक्का होता है। लेकिन जब आपका ब्लड बॉडी के अंदर ही कोएगुलेट हो जाए किसी कारणवश और ब्लॉकेज कर दे आर्टरी या वेन को, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी में यदि इन्फ्लामेशन हो गया तो नेफ्राइटिस कहलाता है। मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब इसमें निकट की चीजें तो दिखेगी लेकिन दूर का चीजें नहीं दिखेगा, तो मायोपिया कहलाता है। सबके बारे में 3-3 4-4 लाइन लिख दीजिए, खत्म कहानी, इतना से ज्यादा कुछ नहीं लिखिएगा। और यहीं के साथ हमारा मॉडल पेपर सेकंड भी खत्म हुआ। अब हम लोग दो मॉडल पेपर और भी सब्जेक्ट का कर लेंगे, जैसे कि सोशल फार्मेसी कर लेंगे और कोग्नोसिस, केमिस्ट्री, सबकी कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी लाने का। तब तक वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और बताइए कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। और
यदि बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं सब कुछ, वैसे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इतने बचे हुए दिनों में, नहीं तो आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं मेरे से डायरेक्टली, तो आप उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को भी विजिट कर लीजिए, वहां डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।